जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। ये पार्ट थर्ड है आपका साइंस का वीडियो का, और 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम बस आपको इतना कहेंगे कि अगर ये एग्जाम आपको निकालना है, समय कम है आपको पास, ठीक है, तो अपना जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इस हिसाब से कीजिए ताकि आपका किसी भी कीमत पे चूक ना हो। और वो कैसे होगा, तो PYQ को अपना बेस बनाना है और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसी 2 मंथ में आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। फिजिकली भी हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है, और साथ में जितना हमने साइंस में डीप डाउन एनालिसिस किया है, मैं फिर से कहता हूं, मैं बाहर रह के सिर्फ जज नहीं करता हूं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। एक स्टूडेंट को किस तरीके से एग्जाम निकालना है और किस तरीके से हमने एग्जाम निकाला, वो सब चीज हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। देखिए, तो आज ये पार्ट थर्ड है, ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से देखिए। डीप डाउन हमने एनालिसिस कर दिया, टोटल 3 वीडियो। और याद रखिएगा ये रियल क्वेश्चंस है, ठीक है, एकदम रियल क्वेश्चंस है, एग्जाम से खुद लिख के लाए, तो एकदम रियल क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। और ये टोटल जो 3 वीडियो आपके हाथ में है, ये आपका डिसाइड कर देगा कि एग्जैक्टली आपको साइंस में क्या पढ़ना है। हम पहले भी बता चुके हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी, बॉटनी, जितना भी चीज है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल से बात करूं, उत्तक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे टिश्यू से, पर ह्यूमन टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्लांट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज साइंस हम लोग डिटेल में करेंगे। क्यों डिटेल में कर रहे हैं इतना डीप डाउन एनालिसिस? क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ आपका साइंस आएगा, और इसमें सिर्फ फैक्ट आपको करना है। नीचे लिंक भी होगा, आपको लिंक से आपको क्लिक करके स्टेटस पे जो क्वेश्चंस लगते हैं वो भी फॉलो कीजिएगा। और एक चीज, जितने भी सब्जेक्ट वाइज है, मान लीजिए कि इसमें आपका 25 क्वेश्चंस है, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चंस है, तो इसको हमने डिटेल एनालिसिस किया, ठीक है। बाकी जो भी आपका मान लीजिए 45 क्वेश्चन जो आपका करंट से आएगा, और बाकी जो 8 पेपर है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया 5 से 7 हो गया, ठीक है, उससे क्वेश्चंस होगा। उसी तरीके से 5 से 8 क्वेश्चंस आपका पॉलिटी से हो गया, तो हम वो भी आपके सामने रख देंगे कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। 2 से 4 या 5 दिन में सब चीज आपके सामने होगा। उसके बाद बस आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को वीडियो PDF से आपको बस कंप्लीट कर लेना है, आप अगर दरोगा वाले ग्रुप में हो तो। सो थैंक यू सो मच। इसको आप डिटेल में देखिए कि हमने क्या क्या एनालिसिस करवाया, किस किस तरीके से करवाया। और एक चीज, कभी भी वीडियो को मनोरंजन पर्पस से ना देखे कि सर MCQ के फॉर्म में नहीं, सर जो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, जितना पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक आपको फोकस करना है। बाकी टोटल 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। 25 से 30 क्वेश्चंस आपका यहां से आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, और इसको कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हम सिर्फ चीजें बताएंगे नहीं, चीजों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज आप लोग जितने लोग जुड़ गए हो लाइक कर दो, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। प्लीज एक बार ग्रुप में शेयर कर दो आप लोग। ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम PDF इसका प्रिपेयर करके जितना अभी तक क्वेश्चन हुआ है, ठीक, ऑलमोस्ट सब आपके कवर हो जाएंगे, और टॉपिक भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। अगर बॉटनी में हमें पढ़ना है तो मुझे कंफर्म है कि उत्तक पढ़ के जाना है, मुझे वहां से डन है, क्वेश्चंस आ रहा है। उत्तक में भी आपका किसका, प्लांट टिश्यू आपको पढ़ के जाना है, ये एकदम कंफर्म है। हर एक टॉपिक कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं फिजिक्स का बात करूं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, कंफर्म है, आपको वहां से पूछे जा रहा है। जितना फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, आपके बेसिक फॉर्मूला, मिरर, आपका लेंस, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एकदम आपका कंफर्म रिजल्ट होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन पूछा गया था कि पोलियो जो वैक्सीन है, ठीक है, उसका डिस्कवर किसने किया था। आप ये चीज समझो कि पोलियो वैक्सीन, अब पोलियो वैक्सीन में भी 2 तरीके का होता है। एक होता है जो टीका लगाया जाता है, ठीक है, मतलब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, और एक होता है आपको जो ड्रॉप दिया जाता है। तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि पोलियो वैक्सीन, ठीक है, कि पोलियो वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है जॉन ई सॉल्क, ठीक है। किसने, पोलियो वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है जॉन ई सॉल्क याद रखना है। बट अगर आपको पूछा जाए कि ओरल वैक्सीन मतलब मुख में जो टीका दिया जाता है, ठीक है, उसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है उसका जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका एल्बर्ट सेबिन। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर पोलियो वैक्सीन का बात करता है तो 2 नाम हमको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, तो पहला नाम याद रखना है कि पोलियो वैक्सीन जो टीका इंजेक्शन वाला किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है जॉन ई सॉल्क ने किया था। बट अगर आपको बोले कि मुख वाला टीका किसने किया था, तो आपको याद रखना है एल्बर्ट सेबिन ने। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, पोलियो से आपको याद रखना है, पोलियो क्या है, तो आपको याद रखना है एक वायरल डिजीज है। क्या है आपका? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आखिर किस पार्ट को हमारा किस बदन का जो किस पार्ट को हमारा बेसिकली इफेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है तंत्रिका तंत्र, डेट मीन्स आपका नर्वस सिस्टम। क्या? तंत्रिका तंत्र, यानी डेट मीन्स आपका नर्वस सिस्टम आपको याद रखना है। अब देखिए, पहला हमने क्वेश्चन आपको क्या करवाया कि जो वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन जो है आपका पोलियो का किसने डिस्कवर किया, तो दो नाम। अगर टीका मतलब इंजेक्शन वाला वैक्सीन बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो। इंजेक्शन वाला अगर वैक्सीन अगर आपको बोलेगा तो आपको याद रखना है जॉन ई सॉल्क। और अगर टीका मतलब मुंह में वाला वैक्सीन अगर आपको बोला जाए जो टीकाकरण होता है वो किसने किया था, तो एल्बर्ट सेबिन ने किया था। किसने? एल्बर्ट सेबिन ने। और जो आपका पोलियो है, पूछा जाएगा कि पोलियो किस पार्ट को हमारा इफेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को करता है। अब एक क्वेश्चन यहां और पूछा जाता है कि ठीक है, वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो क्या बोलोगे? वैक्सीन जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो किया गया था आपका किसके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसका? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, आपका वैक्सीन का डिस्कवर किया था। और सबसे पहले इन्होंने किस वैक्सीन का डिस्कवर किया था, किस चीज के लिए, तो छोटी माता स्मॉल फॉक्स के लिए। किसके लिए? स्मॉल फॉक्स के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, ये सब चीज पूरा याद रखना है। तो चीजें हमने कनेक्ट कर दिया। अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो अब अगली बार जो पूछेगा इसी में से पूछेगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि आपको अगर पूछे कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी डेट में प्रतिरक्षा के जनक किनको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? एडवर्ड जेनर। क्या बोलोगे? एडवर्ड जेनर। तो यहां से समझ में आया। अगर बोले कि वैक्सीनेशन, फादर का जनक, वैक्सीनेशन का जनक किनको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा का जनक किनको बोला जाता है, तो आप बोलोगे एडवर्ड जेनर। आपको नेक्स्ट पूछेगा कि पोलियो का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया, तो दो नाम याद रखोगे। अगर इंजेक्शन वाला दिया होगा तो क्या? जॉन ई सॉल्क। और अगर आपको क्या अगर मुंह वाला टीकाकरण दिया होगा तो क्या होगा? सेबिन, एल्बर्ट सेबिन। और आपका जो पोलियो है किसको आपको इफेक्ट करता है, तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और आपको यह भी याद रखना है कि इस सब चीज का बात चला है तो आप एक चीज और याद रख लीजिएगा, किसका नाम, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। तो पूछा जाएगा कि पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1828 में बनाया गया था। और जो ये आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो आपका एंटीबायोटिक बनाया था, याद रखिएगा पेनिसिलिन। और किससे बनाया था, तो फंगस से बनाया था। तो ये सब चीज आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ठीक है, बाकी सब व्हाट्सएप वाला हम सब चीज देख लेंगे। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आया। और एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है कि जो बीसीजी का जो टीका होता है, ठीक है, जो बीसीजी का टीका होता है वो किस चीज के लिए लगाया जाता है, तो याद रखिए जो बीसीजी का जो टीका होता है वो हम लोग टीबी के लिए लगाते हैं। किसके लिए? टीबी के लिए। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है टीबी से, क्या पूछा जाता है कि व्हाइट प्लेग, व्हाइट प्लेग किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा व्हाइट प्लेग भी हम लोग टीबी को ही बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं। और बीसीजी का टीका क्यों लगाते हैं, तो हम लोग टीबी के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से आपको इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। देखिए इसी तरीके से हमने पूरा कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको जब एग्जाम में बैठो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका पूछा गया था कि जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फेफड़े से हृदय तक हमारा शुद्ध रक्त जो है आखिर कौन ले जाता है, फेफड़े से हृदय तक। तो दो आपको याद रखना है, एक याद रखना है पुल्मोनरी आर्टरी और एक याद रखना है पुल्मोनरी वेन, मतलब फुसफुस धमनी और फुसफुस सीरा। तो आपका जो पुल्मोनरी आर्टरी होता है, फुसफुस आपका धमनी जो होता है वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, अशुद्ध ब्लड जो होता है आपका हार्ट से कहां ले जाता है, लंग्स तक। लंग्स तक कौन ले जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी। क्या ले जाता है, आपका अशुद्ध ब्लड कहां, आपका हार्ट से लंग्स तक। और लंग्स से जो शुद्ध ब्लड है वो कौन लेके आता है वापस हमारे हार्ट में, तो आपको याद रखना है फुसफुस सीरा, दैट मींस पुल्मोनरी वेन। तो पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाता है आपका कहां से, हार्ट से लंग्स में। और आपका पुल्मोनरी वेन जो है आपका क्या करता है, शुद्ध रक्त जो है आपका हार्ट से लेके आता है आपका कहां, लंग्स से लेके आता है आपका कहां, हार्ट में। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। और अगर आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा धमनी कौन सा है, जो आपका पूरा जो हार्ट है उसमें क्या है,
आर्टरीज लगे हुए, वेन लगे हुए, सीरा लगा हुआ है, धमनी लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा धमनी कौन है? तो जल्दी से आप कमेंट करो। तो सबसे बड़ा जो धमनी होता है उसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा। तो याद रखना, और एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में क्या होता है, कौन से भाग में आपका अशुद्ध रक्त आता है? तो राइट वाला जो भाग है उसमें अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, और आपको याद रखना है फिर से, तो शुद्ध रक्त कौन से भाग में आता है? तो शुद्ध रक्त जो है आपका लेफ्ट वाला जो आपका हार्ट होता है उसमें आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देखिए, जो हम अशुद्ध रक्त बोलने का मतलब समझते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं है मतलब। तो जो ऑक्सीजन आपको मिलता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन आपको मिलेगा ब्लड में, वो कहाँ मिलेगा जाके? तो ऑक्सीजन जो मिलता है ब्लड में वो कहाँ जाके मिलेगा उसको? तो लंग्स में मिलता है। और लंग्स का उस जगह का नाम पूछा जाता है कि लंग्स का वो कौन सा पार्ट है जहां एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब जो ब्लड में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या चला जाता है? शरीर से बाहर चला जाता है, और जो शरीर में जो ब्लड है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन आ जाता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लंग्स के पॉइंट को तो एल्वियोली बोलते हैं। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन छपा है, एल्वियोली कुपिका, ठीक है, एल्वियोली बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया था कि एंटन वैन ल्यूएनहुक ने, ठीक है, देखो क्वेश्चन सेल से एकदम कंफर्म है आपका, सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, सेल से क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको पूरा का पूरा करके जाना है। ठीक है, अब सेल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मैं कमेंट थोड़ी देर के बाद बंद कर दूंगा, मेरा पढ़ाने का काम है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम आपको चीजों कनेक्ट करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको पूछा गया था, ठीक है, सेल है, ठीक है, जो कोशिका है, तो एक पूछा जाता है कि कोशिका का डिस्कवर किसने किया था? सेल का। तो आप बोलते हो किसने किया था? आपका किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 में किया था, 1665 में किया था। तो ये तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कोशिका का डिस्कवर किसने किया था, खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। बट ये जो कोशिका था ये कैसा था? ये डेड मतलब मरा हुआ कोशिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको, जो रॉबर्ट हुक ने था, रॉबर्ट हुक ने जो आपका कोशिका का जो डिस्कवर किया था, ठीक है, जो कोशिका का डिस्कवर किया था, आखिर किस चीज के ऊपर किया था? तो कॉर्क के ऊपर। कॉर्क। ये कॉर्क क्या होता है? तो ये ओक जो होता है, ओक का जो पेड़ होता है उसका छाल से निकाला जाता है आपका कॉर्क। तो याद रखिएगा किसके ऊपर डिस्कवर किया था? कॉर्क के ऊपर किया गया था 1665 में। किसने सेल का डिस्कवर किया था? मृत सेल का। तो आपका किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसने, तो आपको याद रखना है किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। बट जीवित सेल का डिस्कवर किसने किया था? लिविंग सेल का डिस्कवर अगर आपको पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो एंटन वैन ल्यूएनहुक। तो ल्यूएनहुक ने 1674 में क्या किया था? आपका जीवित सेल का किसने डिस्कवर किया था? तो आपको एंटन वैन ल्यूएनहुक ने किया था। एंटन वैन ल्यूएनहुक को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। और याद रखिएगा एंटन वैन हुक ने क्या किया था? जीवित सेल का क्या किया था? डिस्कवर किया था। और किस चीज पे किया था? तो एल्गी पे, ठीक है, एल्गी पे, ठीक है, क्या बोलोगे? एल्गी पे किया था। उस एल्गी, कौन सा एल्गी? तो आपको स्पाइरोगाइरा। कौन सा एल्गी था? स्पाइरोगाइरा। और स्पाइरोगाइरा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क। और देखिए कितना तेज है उन लोग। एक क्वेश्चन उन्होंने यहां से पूछा, ठीक है, और पूछ लिया फिर से एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कि जो स्पाइरोगाइरा का जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है, उसमें एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है? तो उसका आंसर है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है उसमें? फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, विखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद करो कुछ पॉइंट्स में जो मैं पूछता हूं उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, कुछ जो मैं पॉइंट पूछ रहा हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है, सेल का जो केंद्रक होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रायोलॉजी। ठीक है, क्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्रायोलॉजी। ठीक
ठीक है। तो केंद्रक के स्टार्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोलेजी बोलते हैं। और केंद्रक का डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। पर जीवित सेल का डिस्कवर किसने किया था, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। और एंटन वैन ल्यूवेनहुक को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया और ये भी हो गया, क्रायोलॉजी हो गया। अब कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सबसे पहले इनका ना नामकरण पूछा गया था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा खोजा किसने था, खोजा किसने था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को जो खोजा गया था किनके द्वारा, तो आपको याद रखना है कोलिकर के द्वारा, कोलिकर के द्वारा, कोलिकर KOLIKER, कोलिकर के द्वारा। दूसरा, इनका नामकरण किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, था एल्टमैन ने किया था। किसने, एल्टमैन ने। अब याद करो जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से आपको क्या क्या करवाया है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो श्वसन क्रिया जो होता है सेल में, जो कोशिका में जो श्वसन क्रिया होता है वो कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, पहला क्वेश्चन आपका छपेगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया से जो श्वसन क्रिया होता है सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको छपेगा, दरोगा का ही क्वेश्चन छपा हुआ है ये, कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है, कौन सा कोशिकांग में, कौन सा सेल ऑर्गेनल में क्रैब साइकिल होता है, तो आप क्या बोलोगे, कौन से, कहाँ होता है क्रैब साइकिल, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका क्रैब साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछेगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाएगा कि इसका नामकरण किसने किया था, तो एल्टमैन ने किया था। और इसका खोज किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसका खोज, तो कोलिकर ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो इसका खुद का डीएनए होता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए है, तो क्या बोलोगे, एक तो बोलोगे आप क्या माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या बोलोगे डीएनए। और प्लांट में भी एक ऐसा कोशिकांग है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका खुद का डीएनए होता है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आइए राइबोसोम में, राइबोसोम का पूछा गया था, ठीक है, कि राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, पलाडे ने किया है। किसने किया है, आपका पलाडे ने किया है, ठीक है, पलाडे ने, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। और याद रखिएगा राइबोसोम पूछा जाता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम जो होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, तो राइबोसोम आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है, राइबोसोम आपने समझा, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो आपको राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है, तो सबसे पहला प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो पलाडे ने किया था, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का जो डिस्कवर किया था, ठीक है, ये किया था आपका, इसका नामकरण एक्चुअली पूछा गया था, तो पुरकिंजे याद रखोगे, क्या याद रखोगे, पुरकिंजे, जीव द्रव्य का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया था, लाइसोसोम का, तो सी डुबे, ठीक है। और लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बेग बोला जाता है। तो बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसको सुसाइडल बेग बोला जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो सुसाइडल बेग जो बोला जाता है आपको किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है जो सुसाइडल बेग जो बोला जाता है आपको इसको बोला जाता है। तो ये एटलीस्ट आपको इतना यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अभी से मैं और क्वेश्चंस कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जब मैं पूछूं तब कमेंट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपको पूछा गया है प्लांट सेल, ठीक है, पौधे का कोशिका भित्ति किससे बना रहता है, ये पूछा गया था। देखो सबसे पहले याद करो कि क्या क्या मैंने आपको करवाया था। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, जो एनिमल का जो कोशिका होता है, ठीक है, जंतु का जो आपका कोशिका होता है उसमें आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद जो सेलुलोज है, जो आपका प्लांट है, उसका जो सेल वॉल बना होता है किससे बना होता है, तो प्लांट का जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। और नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि फंगस का जो सेल वॉल, कवक का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। किससे, काइटिन से बना होता है। यही आपको पूछा जाएगा कि आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसका किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। तो यहां पूछा गया था कि पौधे की कोशिका किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद है बीपीएससी में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि
प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में प्रेजेंट है, मतलब नेचुरल तरीके से ऐसा कौन सा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या प्राकृतिक रूप से ऐसा कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो याद रखेगा नेचुरली तौर पे जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो आपका सेलुलोज है। आपको पूछा जाएगा कि सेलुलोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको याद रखना ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किस टाइप का है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति जो पौधे का होता है किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। और याद रखिएगा पौधा में ये भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जो पौधा जो होता है एक्चुअली, ठीक है, पौधा जो होता है अपना फूड जो स्टोर करता है, ये ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, जो पौधा जो अपना फूड जो स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में करता है, स्टार्च। और स्टार्च भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और ह्यूमन जो है अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करता है। कहाँ कहाँ करता है? तो आपका लीवर में करता है और आपका मसल में करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये चीज इतना समझ में आया। उसके बाद कवक हो गया, कवक का काइटिन या ग्लूकेन वहां लिखा होगा, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेन वहां लिखा होगा। और अब आइए कि पूछा क्या था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे क्या क्या चार्जेस होते हैं, इनका कौन कौन डिस्कवर किया है, इसका वेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज क्या होता है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपका न्यूट्रल होता है। अब इस पे कितना कितना चार्ज होता है, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? आपका चार्ज का, आवेश का यूनिट है। तो अगर पूछे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे, तो -1.6 10⁻⁻19 कूलम। वही प्रोटॉन पे कितना होगा, तो प्लस हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सब में सबसे हल्का कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो हल्का होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसका वेट होता है 9.1 × 10⁻31 kg। कितना? 9.1 10⁻31 kg। सबसे भारी कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है जो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन ये सबसे भारी होता है। इसका वेट जो होता है ये होता है आपका 1.6, ये होता है आपका 1.6724 × 10⁻31। तो याद रखिएगा 1.6724 आपका 10⁻31 जो होता है ये आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वेट होता है। तो सबसे हल्का आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, और सबसे भारी जो होता है आपका न्यूट्रॉन होता है 1.6724, ठीक है। उसके बाद आपका 10⁻31 kg होता है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर सबको पता है, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण किसने किया था, तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, पूछा जाएगा आपको आगे एग्जाम में कि अल्फा और बीटा जो कण है, अल्फा और बीटा पार्टिकल, इसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना अल्फा और बीटा पार्टिकल का डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था। वही आपको पूछा जाएगा कि गामा पार्टिकल का डिस्कवर किसने किया था, तो किसने किया था, पॉल विलार्ड ने किया था। किसने किया था, पॉल विलार्ड ने किया था, आपको अच्छे से याद रखना है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो जेम्स चाडविक ने किया था। ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है, जितनी चीज हमने आपको यहां बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, ठीक है, कोसी, इसको ये जो थ्योरी है जिसको बोला जाता है कि हर एक ऑर्बिट का, हर एक कोष का एक एनर्जी होता है। क्या होता है, हर एक कोष का एक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो कंसेप्ट है जो दिया गया था, ये दिया गया था आपका नील बोर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, नील बोर के द्वारा, ठीक है। और इनके ही कंसेप्ट में अभी क्वेश्चन पूछा गया आपको कि किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 2n पे पावर स्क्वायर। क्या, 2n पे पावर स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ सेल, मतलब किस कोशिका में, मतलब किस कोश आपका कक्ष में है, ठीक है। तो मान लीजिए n का वैल्यू अगर आप मान लीजिए यहाँ
यहाँ है आपका, ठीक है। ये पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है। तो मान लीजिए पूछा जाएगा कि तीसरा जो कक्ष है, तीसरा जो ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो n के जगह क्या डालोगे, 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो तीसरा कक्ष में कितना होगा 18। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा 2n², ठीक है। क्या 2n² आपको याद रखिएगा, नील बोर का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब तो खैर बेसिक है, आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। जो जरूरत है मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, आगे चलते हैं। अभी देखिए उसके बाद पूछा गया था कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं है, जो आपका यौन संबंधित रोग नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, इसको आप 2 चीज यहां आपको याद रखना है। एक याद रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और एक याद रखना है जेनेटिक डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, यौन संचारित रोग। और आपका जेनेटिक डिजीज कौन सा होता है, जेनेटिक मतलब जो माँ पिता से बच्चों को आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो अगर आपको पूछेगा, ठीक है, कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो सबसे आगे है वो है आपका HIV, जिसको हम लोग एड्स भी बोलते हैं। तो HIV बेसिकली क्या है, ये वायरस है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो आएगा, ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों याद रखना। तो HIV और एड्स जो है आपका क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, हमारा रेजिस्टेंस पावर जो होता है, मतलब बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होता है वो कम हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये HIV वायरस है बेसिकली किस सेल को हमारा बॉडी में मारता है। तो याद रखिएगा एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट। आपको पता है जो स्वक्त रक्त कणिका है, दैट मींस व्हाइट ब्लड सेल है, उसका एक पार्ट आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, हमारा पुलिस है, हमारा बॉडी का पुलिस है जो बाहर के अटैक से हमें बचाता है। तो ये जो HIV वायरस है वो किसको अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल को अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट सेल को अटैक करता है, जिससे क्या हो जाता है कि प्रतिरोधक क्षमता जो है पूरी तरीके से घट जाता है। उसके बाद याद रखिएगा गोनोरिया, गोनोरिया भी क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, तो HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। अब पूछा जाएगा कि गोनोरिया और जो सिफिलिस है, ठीक है, आखिर किससे फैलता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से। तो क्या बोलोगे, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से। तो आपको याद रखना है ये जो होता है आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। गोनोरिया आपको याद रखना है, गोनोरिया और जो सिफिलिस है वो किससे होता है, तो आपका बैक्टीरिया से आपका होता है, ठीक है। एक बार ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या होता है, इससे होता है। उसके बाद हम लोग आता है कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। क्या मैंने बोला, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, उस पर हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। आपका बैच लेने का बाद आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि ट्रैफिक पुलिस, हाँ ट्रैफिक पुलिस गोल्गी बॉडी को भी बोला जाता है, सही, ठीक है, कोशिकांग के क्षेत्र में। चलिए देखिए, अभी आप पता नहीं लाइव में लोग जुड़ नहीं रहे उतना, आप लोग एक बार शेयर कर देते तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता। देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं मुझे पता है ये बेस्ट है, ठीक है, बट हम लाइव लेते नहीं है तो हो सकता है लोग जुड़ नहीं रहे होंगे, बट अगर आप लोग शेयर करोगे तो हो सकता है। ये छोड़िए, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज पे हम लोग बात करते हैं। तो जेनेटिकली मतलब माता पिता से जो बच्चों को होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, आपको जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि लड़की में कम होता है, लड़का में ज्यादा होता है। क्यों, कि लड़की एज ए कैरियर काम करती है। तो आपको याद रखना है कि जो आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो कौन सा रंग देखने में प्रॉब्लम होता है, मतलब पहचान नहीं पाता है। तो रेड एंड ग्रीन देखने में क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आपको जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज जो दरोगा में भी छपा था, क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो मेल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, नापुंसक हो जाता है उसका। क्यों, क्योंकि उसका जो आपका सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, बट क्लिफेंडन सिंड्रोम में क्या होता है, ये वाला बीमारी में क्या होता है, इसमें एक और X बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, XYX हो जाता है। किसमें, क्लिफेंडन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, XYX हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका स्टेरिलिटी आ जाता है, आपका
आपका मेल में। तो याद रखिएगा आपका क्लिफेल्टर सिंड्रोम भी क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। उसके बाद है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है। क्या है आपका जेनेटिक डिजीज। इसमें क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम ओमेन में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए ना सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्या होना चाहिए 22 पेयर। तो अरे भाई 22 पेयर क्या होता है आपका ऑटोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है 1 पेयर। मेल फीमेल में क्या होता है एक्स होता है। बट इसमें क्या होता है, ये बीमारी में एक एक्स घट जाता है। तो इसमें एक एक्स घट जाता है, ठीक है। किस में, आपका टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है, आपका टर्नर सिंड्रोम में। और क्लिफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स बढ़ जाता है। तो ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। और एक होता है आपका हेमोफीलिया, ठीक है, जिसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इस बार हो जाएगा आपका मेरिट, ठीक है, कंफर्म। तो आपको याद रखिएगा एक होता है आपका हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया क्या है आपका, तो हेमोफीलिया जो होता है आपका ये क्या है, ये भी इसको हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है। तो अगर मैं बोलूं कि जेनेटिकली डिजीज, मैंने आपको क्या क्या बोला, तो आपको याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का डिस्कवर किसने किया था, तो जॉन डेल्टन ने किया था। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किया था, जॉन डेल्टन ने आपका किया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो आपका जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज में वो है आपका क्लिफेल्टर सिंड्रोम। क्या है आपका क्लिफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट याद रखना है टर्नर सिंड्रोम, और एक याद रखना है हेमोफीलिया। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, ये सब मेनली आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये था कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी अगर फ्री फॉल में गिरता है, मतलब ये पूछा गया था कि कोई बॉडी अगर मुक्त अवस्था में पतन करती है, मतलब कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल मुक्त अवस्था में गिरती है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको बड़ा अच्छा से आप समझ लेना जो मैं अभी समझा रहा हूं। इससे 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जब भी कोई बॉडी, ठीक है, फ्री अवस्था में गिरती है तो उसमें एनर्जी जो रहता है आपको हमेशा याद रखना है, वो हमेशा कंजर्व भी रहता है, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण अधिनियम क्या बोलता है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ठीक है, और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में गिरेगी, कोई भी बॉडी नीचे गिर रही है आपका, ठीक है, मुक्त अवस्था में, तो उसमें एनर्जी जो होगा, ऊर्जा जो होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। अब देखो समझ लो 2-3 क्वेश्चन। अगर कोई बॉडी यहां है तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। h क्या है, वो जितने हाइट पे है। अब जब ये गिरेगा तो जैसे जैसे वो गिरेगा, याद रखिएगा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपका स्थितिज ऊर्जा है, ये गति ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी में। तो धीरे धीरे आएगा, इसका पूरा आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जब ये नीचे स्थान पे गिरेगा धप सुबर, तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, फाइनली आपका साउंड और हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो जब भी मुक्त अवस्था में कोई अगर चीज गिर रहा है तो एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपका हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है आपका, अब आगे चल, देखो अब हम थोड़ा कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं, बाकी जो ऑफलाइन भी देखेंगे मतलब तो उनको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, बाकी हम करवा रहे हैं। चलिए उसके बाद अब ये देखो अगेन यहाँ भी बहुत ही कंसेप्ट वाला चीज है। पूछा गया था कि अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसमें कितना क्या चार्ज होता है, तो हम सब चीज एक बार आपको हम बता देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अल्फा, एक होता है आपका बीटा, और एक होता है आपका गामा। जब भी रेडियोधर्मिता होती है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी रेडियोधर्मिता, दैट मींस रेडियो एक्टिविटी होता है, जब भी जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, तो क्या होता है, उसके बाद अल्फा बीटा गामा निकलता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पे चार्ज क्या होता है। तो हमेशा याद
याद रखना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे आपको नेगेटिव, ऐसे इस पे पॉजिटिव भी हो सकता है पर जनरली आप नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। और गामा में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। गामा क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या गामा पे कोई चार्ज होता है, आप जल्दी से बताइए क्या होता है, आप तो बताइए। देखिए तो जो अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल, इससे क्या क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा गया था कि इस पे कौन सा चार्ज होता है, तो इस पे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको याद रखना है +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था किसके न्यूक्लियस के इक्वल होता है। जो आपका अल्फा पार्टिकल है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब किसके, तो न्यूक्लियस ऑफ हेलियम। हेलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हेलियम का न्यूक्लियस के इक्वल होता है। दैट मींस इसमें जो 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा, +2 होगा, इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट पूछा जाएगा अल्फा बीटा गामा में जो सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसके अंदर होता है, आयनीकरण, तो आपको याद रखना है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जब अल्फा निकलता है, रेडियोधर्मिता होता है, दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब रेडियोधर्मिता होता है, देखिए जो दरोगा में है वो क्लास 12 तक एनसीईआरटी, ठीक है, और इसमें जो पूछा जा रहा है वो क्लास 10 तक, तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आएगा। तो बिहार पुलिस वाला तो मस्ट है, दरोगा का जो भी दरोगा दे रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है, एकदम पूरा क्वेश्चन देख डालो, स्पेशली साइंस का और डिफरेंट सब्जेक्ट का भी। तो देखो जब भी अल्फा निकलेगा, ठीक है, जब भी रेडियोधर्मिता होगा, एक क्वेश्चन और पूछा गया तो उसको पहले ही मैं बता देता हूं कि रेडियोधर्मिता जब होता है तो अंत का उसका प्रोडक्ट क्या बचता है, तो याद रखना सीसा, लीड, अंत, जब पूरा अंत हो जाएगा तो अंत में उसका प्रोडक्ट क्या बचता है, सीसा बचता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा गया था, दरोगा का ही क्वेश्चन है कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता और इक्वेशन बनाया हुआ था, डायरेक्टली कंसेप्ट, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, पेपर देखना, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल निकलता है तो याद रखिएगा जो आपका मास नंबर होता है, ठीक है, जो आपका मास नंबर होता है उसमें क्या होता है, 4 का कमी आता है। मास नंबर में क्या होता है आपका 4 का कमी आता है, और जो आपका एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु संख्या में क्या है आपका 2 का कमी आता है, याद रखिएगा। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कितना आपका कमी आएगा, तो आपको याद रखना है जो मास है, ठीक है, परमाणु संख्या में 2 का कमी आएगा और द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी आएगा। याद रखिएगा किसी भी रेडियोधर्मिता जब होगा, किसी भी एलिमेंट का, तत्व का अगर रेडियोधर्मिता होता है और उसमें अगर आपका अल्फा निकलता है तो होगा 4 कम जाएगा आपका मास नंबर में और 2 कम जाएगा आपका किसमें, एटॉमिक नंबर में। वही अगर बीटा का बात करें तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है और जो आपका परमाणु संख्या है 1 से ये बढ़ जाता है। और गामा में क्या होता है, गामा में कोई चेंज नहीं होता है। अब याद रखिएगा अल्फा और बीटा का जो डिस्कवर किया था ये रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा और बीटा का जो डिस्कवर किया था ये रदरफोर्ड ने किया था, बट जो आपका गामा है इसका डिस्कवर किसने किया था, तो पॉल विलार्ड ने किया था। किसने, पॉल विलार्ड ने। तो मैं फिर से अगर आपको पूछूं कि अल्फा बीटा का डिस्कवर किसने किया है, तो रदरफोर्ड ने किया है। न्यूक्लियस का, जो आपका एटम, परमाणु का न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया है, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड। आप अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया है, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड, ठीक है। और आपको याद रखना अल्फा बीटा, और गामा का आपको पॉल विलार्ड। सेम क्वेश्चन यहां से आपको एक और पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा में रेडियो एक्टिविटी कौन है, मतलब आपका विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका गामा। गामा से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर जो होता है वो गामा का होता है, बट सबसे ज्यादा आयनीकरण जो क्षमता होता है वो अल्फा का होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर होता है, वो गामा के अंदर होता है, और सबसे आवृत्ति भी किसका ज्यादा होता है, गामा का होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। पूरा कंसेप्ट के मैं साथ पढ़ा रहा हूं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको मैं दे के जा रहा हूं जो कोई भी नहीं कर पाएगा, बट आप करके आओगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन सब करके आएंगे, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। अब आइए जो क्वेश्चन जो आपको ये अल्फा वाला हो गया, उसके बाद पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा इसमें ऐसा गैस है जो क्या है आपका वायु प्रदूषक नहीं है। देखो तो आपको याद रखना है CO2, CO2 क्या वायु प्रदूषक है, नहीं है। O2 क्या वायु प्रदूषक है, मतलब एयर पोल्यूटेंट है, नहीं है। CO2, NO2 और N2 भी नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। तो एयर पोल्यूटेंट क्या क्या होते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपको उसके बाद O3 ओजोन, ठीक है, आपको याद रखना है O3। अब एक चीज सोचो, CO
कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का डिस्कवर प्रिस्ले ने किया था। किसने? प्रिस्ले ने। नाइट्रोजन का मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन का किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अब देखो ये तीनों तो क्या है? नहीं है, ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों से बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि जो आपको क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका ताजमहल पीला क्यों है? तो एसिड रेन के कारण। और क्यों है पीला? एसिड रेन। क्यों है पीला? एसिड रेन। और एसिड रेन क्यों होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था पीला जो है आखिर क्यों है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, दोनों के कारण, क्योंकि दोनों ही एसिड रेन के कारण है। पहला क्वेश्चन। अगेन आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि जो ये ओजोन है, ओजोन भी क्या है? आपका एक एयर पोल्यूटेंट, एयर प्रदूषक है। बट ओजोन हमारे लिए लाभकारी भी है। और पूछा गया था वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? अभी आपको पूछा गया था, तो 16 सितंबर को पूछा गया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका थीम बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ये भी आपको ओजोन से रिलेटेड है। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो आपका कनाडा में है। ये भी चीज आपको याद रखना है। और ओजोन, ओजोन हमारे लिए, ठीक है, परत, एज ए परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, पर्यावरणीय किरण को रोकता है। तो आपको याद रखेगा ये पोल्यूटेंट है, बट यही चीज जब स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, कहां पाया जाता है? कौन से आपके लेयर में पाया जाता है? एटमॉस्फेरिक लेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये O3 SO2 NO2 क्या है? एक एयर पोल्यूटेंट है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, लिखूं मैं हिंदी में, लिखने पे कम ये करूंगा ताकि ज्यादा क्वेश्चन आप ये करो, ठीक है। अब इसमें क्या हिंदी में लिखने? NO2 SO2 को तो NO2 NO2 ही लिखेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट है आपका। अब देखिए ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका मिरर और लेंस, ठीक है, दर्पण और आपका लेंस। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लेंस है, ठीक है, कौन सा ऐसा लेंस है, ठीक है। देखिए यहां हमने लिखा है अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी मतलब होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। तो देखो कन्वर्जिंग मतलब होता है लाइट को एक जगह मिला देगा, लाइट को एक जगह मिला देगा। अब देखो कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा, मतलब कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब होता है आपका उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। क्या? तो उत्तल लेंस, उत्तल, ठीक है, उत्तल, उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए, ठीक है। सबसे पहला याद रखना ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? ये आपका कन्वर्जिंग, दैट मींस अभिसारी। तो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लेंस है, ठीक है, कौन सा ऐसा लेंस है जो अभिसारी लेंस है, दैट मींस आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या है आपका कॉन्वेक्स, क्या है आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, क्या आपका कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस? अवतल होता है या उत्तल होता है? तो आपको याद रखना उत्तल लेंस होता है। क्या होता है हमारे आंखों में? आपका उत्तल लेंस होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या होता है? अभिसारी होता है, दैट मींस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कॉन्वेक्स पे ही आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैग्नीफाइंग के लिए, मतलब कि किसी भी चीज को बड़ा देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो वो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसमें हम लोग कोई चीज बड़ा देखते हैं, तो उसमें भी कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो आपको कॉन्वेक्स लेंस ही हम लोग यूज करते हैं। पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा लेंस है जो बीच में मोटा होता है और साइड से पतला होता है, तो ये भी कौन सा लेंस है? तो ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस का लेंस फॉर्मूला पक्का याद रखना। क्या? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या है? तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकल दूरी। v क्या है? आपका प्रतिबिंब का दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब, इमेज का दूरी। और u क्या है? आपका वस्तु का, मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी। तो ये फॉर्मूला पक्का याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिरर पे। मिरर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, चलो मिरर पर हम लोग कर लेते हैं। जो आपका अवतल मिरर है, दैट मींस आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इधर पीछे क्या हुआ है? पेंट किया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा था? तो फोकल दूरी, ठीक है, और जो आपका कर्वेचर होता है, ठीक है, फोकल दूरी और कर्वेचर, कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? तो ये है आपका, यहां मैं लिखता हूं फोकल दूरी है ये, ठीक है, यहां से यहां तक। ये क्या है? आपका फोकस है। और ये है आपका यहाँ कर्वेचर है। तो याद रखिएगा कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। जो कर्वेचर हमेशा दुगना होता है आपका किसका? फोकल लेंथ का,
ये चीज याद रखना। और मिरर फॉर्मूला याद रखना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है दर्पण का फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पक्का याद रखना, अवर्धन, ठीक है, जिसको बोला जाता है अवर्धन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब अवर्धन, इसका भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो अवर्धन का हम लोग बात करते हैं, इसका देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, आप कंपेयर कर लेना कहीं भी आप पढ़ते हो, ठीक है। चलो अब देखो अवर्धन दैट मींस मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं मिरर के लिए बोलूं, ठीक है, अगर मैं मिरर के लिए बोलूं तो ये होता है आपका -v/u, या आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट, इमेज मतलब आपका प्रतिबिंब, और आपका ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखना, ठीक है। ये किसका है? मैग्निफिकेशन, अवर्धन का, अवर्धन का, ठीक है। अगर आपका मिरर होगा तो आपको ये आएगा, और आपका लेंस होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना, आपका दोनों का, लेंस का भी, कॉन्वेक्स लेंस दैट मींस उत्तल लेंस का याद रखना पूरा फॉर्मूला, और आपका क्या अवतल दर्पण का फॉर्मूला याद रखना, मतलब कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आपका आएगा, बिहार दरोगा वाला तो छपेगा ये सब, ठीक है। फिर मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और क्या मेहनत हमने किया था, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, और इमेज फॉर्मेशन जो प्रतिबिंब बनता है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अवतल दर्पण पे, दैट मींस आपका कॉनकेव मिरर पे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम लोग अपना जो इमेज, अपना जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है, कहाँ रखे, ये अगर हमारा दर्पण है कहाँ रखे ताकि उसका जो साइज हो उतना ही हो जितना कि उसका ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम हो। अगर हम लोग कहाँ रखेंगे तो दैट मीन जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ही होगा जितना कि उसका इमेज है। तो कर्वेचर पे अगर जब हम लोग रखते हैं तो दोनों का क्या होता है? साइज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ रखे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, ताकि जो हमारा इमेज है वो फोकस पे बने। कहाँ बने हमारा? यहाँ फोकस पे बने, फोकस पे। तो क्या बोलोगे? जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। और अगर कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कर्वेचरे पे इमेज बनेगा, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आपको पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है? आपका रियल इमेज बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है। बट अगर आपको पूछेगा कि मुझे वर्चुअल इमेज है, अवास्तविक इमेज चाहिए, तो हम अपना ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो यहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो इमेज जो होगा हमारा, प्रतिबिंब जो होगा हमारा क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। याद रखिएगा, वर्चुअल बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे जैसे हम लोग सामने जाएंगे, ठीक है, हमारा दर्पण का, तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा? बड़ा होते हुए जाएगा, ठीक है, इमेज पीछे आते जाएगा। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा आपको कंसेप्ट में बता दिया हूं, ठीक है। सब लोग नहीं करके आएंगे बट आप लोग पक्का करके आओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आप पूरा एक बार, मैंने मिरर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बता दिया, मतलब छवि निर्माण बता दिया, दर्पण का सूत्र बता दिया, लेंस वेंस सब बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। हम लोग 11 नंबर आगे आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ऐसा यूनिट पे। मैंने बताया है कि टोटल हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है कितना है? 7 है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट 7 है। और सबका आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। सबसे पहले बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे न्यूटन होता है। और फोर्स का एक और यूनिट होता है, ये तो ऐसा यूनिट हो। सीजीएस यूनिट क्या होता है? जल्दी से बताओ, मैंने बताया था। तो डायन होता है। क्या होता है? डायन, डायन। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डायन होता है। ये भी चीज आपको याद रखना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। और आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? तो जल्दी बताओ, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है, ठीक है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट, ठीक है। और टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का तो आपको याद रखना है केल्विन होता है। और पदार्थ का, ठीक है, अमाउंट ऑफ पदार्थ, मतलब पदार्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का यूनिट क्या होता है? तो मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, आपका तीव्रता जो होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट का जो तीव्रता होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या होता है? तो वो होता है आपका कैंडेला होता है। ये सब चीज आपको पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए ये चीज आपको समझ में, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपको यहां से और याद रख लेना है। क्या याद रखोगे? देखिए ये सब चीज याद रखोगे। पूछा जाएगा कि एक कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है। देखो मैंने आपको बताया कि जूल जो है ऐसा यूनिट है एनर्जी का। क्या है? जूल जो है ऐसा यूनिट है आपका एनर्जी का। तो एक कैलोरी, क्योंकि कैलोरी भी क्या है, कैलोरी भी क्या है यूनिट, कैलोरी किसका यूनिट है? एनर्जी का। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। ठीक है, और याद रखिएगा वर्क का, ठीक है, और आपका वर्क जो होता है, काम जो होता है, उसका भी यूनिट आप जूल लिखते हो। ठीक है, और कैलोरी भी। तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो आपको याद रखना है कि एक कैलोरी में होता है 4.12 जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? 4.12 जूल होता है। एक पूछा गया था कि गर्भ अवस्था होता है, ठीक है, उसको अगर किसी को गर्भ अवस्था में नहीं आना है लंबे समय के लिए, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो उसको बोला जाता है आईयूडी। क्या बोला जाता है? आईयूडी। ठीक है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। क्या है? इंट्रायूटेरिन डिवाइस। अब महिला से, ये जो महिला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपको पूछा गया था, ठीक है, जो शुक्राणु होता है, ठीक है, शुक्राणु और जो आपका अंडा होता है, ठीक है, उसका जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं या डिंड वाहिनी भी बोलते हैं। और याद रखिएगा फीमेल सेक्स हार्मोन याद रखिएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में मिलता है? ऑक्सीटोसिन, तो वो भी वुमेन में मिलता है। और मेल नर सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। ये सब चीज आपको याद रखना है। और नर में जो नसबंदी होता है उसको क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी, वेस्ट डिफरेंस को काट देते हैं। और महिला में जो आपका नसबंदी होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब चीज आपको पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। जितने लोग नए हो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कि इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपको? कि इंद्रधनुष, मैंने क्या बोला? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष, ठीक है, तो इसमें जो सबसे बाहर वाला जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ये पूछा गया था। ठीक है, अगर इंद्रधनुष क्या होता है? 7 कलर होता है, तो इसमें जो सबसे बाहर वाला जो कलर होता है कौन सा होता है? तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे बाहर वाला कलर रेड, सबसे नीचे वाला कलर आपको वायलेट या आपको बैगनी, और बीच वाला कलर क्या होता है? तो आपको याद रखना है ग्रीन। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ऐसा VIBGYOR, ठीक है, तो विवग्योर। तो सबसे पहला जो कलर होगा रेड होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा? विवग्योर होगा, अब बीच में क्या होगा? आपका ग्रीन होगा। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था, जो आपका जब प्रिज्म जो होता है उस पर अगर व्हाइट लाइट पड़ता है, ठीक है, व्हाइट लाइट पड़ता है तो क्या होता है? उसका क्या होगा? डिस्पर्सन, विवर्तन होगा। डिस्पर्सन मतलब विवर्तन होगा। उसके बाद क्या होगा? 7 कलर में वो टूट जाएगा। क्या होगा? 7 कलर में टूट जाएगा। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विवर्तन। जब व्हाइट कलर को जो 7 कलर में टूटता है इसको विवर्तन बोला जाता है, डिस्पर्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्पर्सन बोला जाता है। तो पहला आपको पूछा जाएगा विवर्तन होने के बाद, डिस्पर्सन होने के बाद जो सबसे ज्यादा, ठीक है, विचलन जो होता है वो किसका होता है? तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो वायलेट का होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है? सबसे ज्यादा विचलन, डेविएशन जो होता है किसका होता है? वायलेट का होता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा इस 7 कलर में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? ठीक है, तो एनर्जी जो है आपका सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है। तो वेवलेंथ अगर इसका सबसे ज्यादा है तो सबसे कम क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी रेड कलर का सबसे कम होगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। अगर जिसका फ्रीक्वेंसी फिर इसका ज्यादा होगा, अगर इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट मींस इसका क्या होगा? आपका इसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। और सबसे स्पीड कौन सा होगा? स्पीड कौन सा होगा? कौन सा कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा? तो याद रखिएगा स्पीड जो सबसे ज्यादा होता है वो रेड का होता है। और रेड जो क्या है वो क्या होता है? उसमें फटता बहुत कम है, स्कैटर बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है? फटता बहुत कम, इसलिए डेंजर का जो सिग्नल होता है वो हमेशा क्या होता है? रेड कलर का बनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, दूसरा ये फटेगा नहीं, दैट मीन्स इसका कलर स्कैटर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। ये हो गया कैलोरी, हो गया गर्भाशय, हो गया इंद्रधनुष, हो गया। ठीक है, अब यह जो इंद्रधनुष में लाल रंग पूछा था, और एक बताइए इंद्रधनुष जो होता है, ठीक है, ये किस फिनोमेना के कारण होता है? तो इंद्रधनुष सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि इंद्रधनुष जो होता है इसमें आपका क्या होता है?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, जैसे पूर्ण आर्थिक परिवर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें आपका रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन भी होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और इसमें क्या होता है आपका डिस्पर्सन भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है आपका, क्या होता है, फैलाव भी होता है, ठीक है। अपवर्तन मतलब होता है आपका, अपवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, अपवर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और इसमें डिस्पर्सन भी होता है, ठीक है, विवर्तन भी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, तो ये सब चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद हो गया, अब एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया कि कब हमें जो है रेनबो नहीं दिखेगा, मतलब जो हमारा जो है, जो आपका रेनबो है वो कब नहीं दिखेगा। तो 12 बजे आपको रेनबो नहीं दिखेगा इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष दिखने के लिए आपको जस्ट उसके ऑपोजिट होना चाहिए, और सन क्या होना चाहिए, जस्ट आपके उल्टे दिशा में होना चाहिए। बट क्या होता है, 12 बजे सन सर के ऊपर होता है, इसीलिए क्या होता है हमें रेनबो नहीं दिखता है। तो रेनबो 12 बजे नहीं दिखता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात है अलैंगिक प्रजनन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, निकलवा लीजिए, जो पीडीएफ डाला गया है प्रीवियस ईयर का सब निकल। उसके बाद हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में दैट मींस अलैंगिक प्रजनन मतलब क्या होता है, ऐसा प्रजनन, ठीक है, जहां सिंगल गैमेट होगा, मतलब एक ही आपका क्या होगा, गैमेट होगा, सेक्सुअल गैमेट होगा, ठीक है। जैसे कि जो आपका जो ये आपका जो बेसिकली अगर ह्यूमन बीइंग में देखोगे तो क्या होता है, दो गैमेट होता है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल। बट जो आपका एसेक्सुअल होता है ये क्या होता है आपका, इसमें सिर्फ सिंगल गैमेट होगा, ये बाइसेक्सुअल नहीं होता है, ये अलैंगिक प्रजनन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपका विखंडन, विखंडन के दैट मींस आपका जो फीजन, तो एमोइबा में क्या होता है आपका फीजन होता है, विखंडन दैट मींस एमोइबा में क्या होता है आपका फीजन होता है। उसके बाद आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में भी फीजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहु विखंडन दैट मींस आपका मल्टीपल फीजन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। बडिंग, बडिंग मतलब होता है आपका मुकुलन, मुकुलन किसमें होता है, तो आपका हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है, ठीक है, किसमें होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, इसमें भी यहाँ विखंडन ही लिखा गया है, इसका होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पाइरोगायरा और जो प्लेनेरिया होता है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, आपका देखता है एक होता है वनस्पतिक प्रसार, दैट मींस उसको होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि गुलाब का फूल, उसको डांट को काट के एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया जाता है। तो चलो इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपका विखंडन, दैट मींस आपका फिजन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम में फिजन होता है, और आपका एमोइबा में क्या होता है आपका फिजन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बडिंग, बडिंग दैट मींस मुकुलन, मुकुलन किसमें होता है, तो आपका हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है आपका, क्या होता है, स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। उसके बाद आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें क्या होता है, तो आपको याद रखना है आपका जो वनस्पतिक प्रसार जो होता है पौधे को काट के लगाया जाता है, ठीक है। पूछा क्या था कि चींटी के डंक में क्या होता है, तो जल्दी जल्दी बताइए, चींटी के डंक में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पेट में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। पालक और आपका जो टमाटर है उसमें कौन सा होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद है। इमली में क्या होता है, तो टार्टेरिक एसिड होता है, ये भी याद रखना है। और आपका एप्पल में क्या होता है, तो मैलिक एसिड होता है, ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका ये सब हो गया टार्टरिक एसिड अम्ल। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, कि जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, जो बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन सा आपका
एसिड यूज किया जाता है तो टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है। ये भी चीज आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या होता है, टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला। देखो अब क्या है कि एक बैलेंस करने वाला भी आपके आप चीजें आ रहे हैं, तो आपको बैलेंस करने भी सीखना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको करवाया हूं कि जब भी आप देखो, इससे ये एक इक्वेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं 6, देखिए 6CO2 6H2O। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण का आपका प्रकाश संश्लेषण का क्या है आपका ये इक्वेशन है 6CO2 6H2O। ठीक है, यहां आपका क्लोरोफिल रहेगा, सनलाइट रहेगा। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा आपका C6H12O6 प्लस 6O2। आपको बैलेंस करने आना चाहिए, आपको बैलेंस करने इक्वेशन आ रहा है कि बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस मतलब यही जो है बैलेंस करने का, इसको ही बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को बोला जाता है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए तो ये जो आपको बैलेंस करने आ जाए, बैलेंस मतलब जितना कार्बन इधर है उतना कार्बन उधर भी होगा। तो ये बैलेंस, जैसे कि कार्बन इधर देखो कितना है 6 है, तो इधर भी कार्बन कितना है 6 है आपका। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है, ऑक्सीजन आपका देखोगे तो यहाँ हो गया ये 6। ठीक है, और इधर हो गया आपका ये 6। ठीक है, 18। तो ये देखो यहाँ कितना हो गया, 6 का 12 और ये का 18। ठीक है, तो बैलेंस करना सीखो। पूछा था कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस निकलता है, तो आपको याद रखना है O2 निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और पूछा था कि जो आपका जो फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। यही पूछ सकता है कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। और याद रखिएगा ग्लूकोज जो क्या है, ये एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, मोनोसेकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो कौन होता है, तो आपको ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या दरोगा में और आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन इससे आपका बन सकता है। पहला तो आपको इक्वेशन बैलेंस करने आना चाहिए। ठीक है, कि जो इसको इक्वेशन में फिर से लिखता हूं और आप लोग मेरे साथ लिखो। ठीक है, चलिए फोटोसिंथेसिस का आप लोग रिएक्शन लिखे। क्या होता है 6CO2 6, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस्ड करने आना चाहिए, अभी पूछा जा रहा है 6CO2 6H2O। और उसके बाद है यहाँ आपका क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, और यहाँ आपका आएगा सनलाइट। और फिर से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या पूछा गया था, तो C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो ये चीज ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, और ऑक्सीजन निकलता है। और अगर आपको पूछे कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला जल्दी बताओ, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट कीजिए। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। बहुत अच्छा, किसने किया, रितेश कुमार। ठीक है, C12। ठीक है, चलो सब लोग, और किसी ने किया है C12H22O11। ठीक है, और याद रखिएगा C12H22O11। और याद रखिएगा ये जो शुगर है ये क्या है, शुगर क्या है आपका, ये डाइसाइक्राइड है। क्या है आपका, ये डाइसाइक्राइड है। अब जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था ये डाइसाइक्राइड आपका कार्बोहाइड्रेट। और जो आपका ये शुगर है, शुगर को हम लोग और क्या बोलते हैं वैज्ञानिक टर्म में, सुक्रोज। तो ये किससे बना हुआ है, जल्दी से बताओ किससे बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस आपका फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बना हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। और सबसे मीठा शर्करा कौन होता है, तो वही होता है आपका फ्रैक्टोज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सब लोग, ये सब आई थिंक आप लोग पेड वाले बैच वाले हो, इसीलिए सब पता ही आपको। चलिए ठीक है, तो ये चीज हो गया। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है ये सब चीज बताते हो। प्रकाश संश्लेषण किस टाइप का रिएक्शन है, तो उष्मा शोषी, दैट मींस इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी चाहिए होता है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। और किचन ऑफ सेल किसको बोला जाता है, जो सेल है कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, तो
फ्लास्क को बोला जाता है। तो ग्लूकोज का हो गया संतुलन समीकरण हो गया, प्रकाश सेल्सियस में गैस उत्पन्न होता है। मापन आप पक्का एक बार देख के जाना ये वाला, ठीक है। जितने भी यूनिट है जैसे कि टेकोमीटर रिवोल्यूशन को नापता है, चक्का का घूर्णन को टेकोमीटर नापता है स्पीड, ठीक है। उसके बाद आपका स्पीडोमीटर सिंपल स्पीड को नापता है, ओडोमीटर डिस्टेंस को नापता है, पायरोमीटर उच्च तापमान को नापता है। तो पूरा एक लिस्ट बनाया हूं, उसको मैं स्टेटस में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद है Na। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। जैसे ये ऐसे इजी क्वेश्चन है, जैसे कि सोडियम है, ठीक है। सोडियम याद रखिएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, इसीलिए इसको किरासन में रखा जाता है। और ये कौन से ग्रुप का मेटल है? पहला वाला ग्रुप, जिसको क्षारीय ग्रुप या एल्केली ग्रुप बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। सोडियम, अब याद रखना सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, और इसका मास नंबर मतलब परमाणु संख्या तो 11 है, और आपका द्रव्यमान संख्या इसका 23 है। तो पूछा था इसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा। तो देखो प्रोटॉन तो यही हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जितना प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? आपका 11 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब न्यूट्रॉन कितना होगा? तो ये जो मास नंबर जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ये क्या होता है आपका? क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब मेरे पास प्रोटॉन इतना आ गया तो 23 में 11 माइनस कर दो, तो 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 12। ठीक है, बस ये निकालने आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये इसको एंड करते हैं, ठीक है। कल से और जितने जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो थोड़े कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन है वो डील कर देंगे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कर लिया, मतलब बेसिक टू मॉडरेट। तो जो थोड़ा कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन होगा वो करेंगे। बाकी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेहनत तो हमने किया था, पर काफी लोग जुड़ नहीं पाए, बट ऑफलाइन मतलब बाद में तो लोग देखेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच। बाकी आप सबको शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए अगर बिहार पुलिस का है। और जो दरोगा वाले, मैं फिर से कहता हूँ, आपका स्कोर 85 प्लस होगा मेंस में, बस जो ड्रीम डोज बता रहा है उसको करते रहिए। जय हिंद।